क्लास से नीचे परिवार की लड़की है, उसने जैसे भी मेहनत करके जो करके आज वो उस स्थिति पे पहुंच गई थी कि वो अपने परिवार को पाल रही थी। सदी में हम लोग पहुंचे हैं। आज बच्चों की मनोबल मनोदशा बहुत अलग हो चुकी है। नहीं सुनिए, क्योंकि देखिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हम संस्कारों पे बात करते हैं। जब बच्चे भर रुक गई। देखिए, माता पिता एक विश्वास पे बच्चों को छोड़ते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हम सिर्फ लड़की की बात नहीं करेंगे, लड़के की बात करेंगे। लड़की यदि माता पिता का विश्वास, परवरिश में ही कमी है, देखिए माँ बाप के समझाने में मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि पहले दहेज के नाम से लड़कियां मारी जाती थी और लड़कियों ने, महिलाओं ने बहुत ही सहा है। अब था उन्होंने जमीन को बेचा है, तो उन्होंने कैसे बेच दिए थी? उनका तालाब भी था। यहाँ पे सब जगह बोला जाता है कि तालाब जितने भी यहाँ जगह है, पूरे दुर्ग की जितनी जगह सब पूरे दाऊ लोगों की। तो देखिए आज से बहुत साल पहले प्रशासन की ही तो सारी गलती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जमीनों को अपने नाम से कर लिया। वो तालाब, इस वक्त हम राज्य के ही नहीं, हम देश की भी बात करेंगे। अभी आपके राज्य में और देश में क्या बात चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप एक जागरूक नागरिक है या आपका अगर परिवार आपके हैं, तो आपको ये खबर आपको देखना चाहिए, क्योंकि बात वो हो रही है जो अनसुनी पहलुओं को जो है उसमें पर्दाफाश हुआ है। पर्दा उठाकर जो समाज सेवी यहाँ पर पहुंचे हुए, उन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे कि आखिर समाज में हो क्या रहा है। जी हाँ, जिस तरह से नकटी गांव में जो माहौल देखने को मिला, जहाँ पर निर्मम ऐसे दृश्य देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आत्मा छलनी हो जा रहा है, वहीं पर मुस्कान तिवारी का जिस तरह से एक नशे के बाद उनकी जो हत्या हुई है, उन पर भी बात होगी। इतना ही नहीं, पुणे में जो सिया केतन और प्रेमी जो चेतन है, उन्होंने क्या किया, मतलब मौत का मंजर एक मजाक बन के रह गया, एक हादसा जो छुपा हुआ एक रहस्य बन गया। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये तमाम विषय। और इतना ही नहीं, दुर्ग शहर में एक लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। ये बात नहीं है, हालांकि लोगों को पता था, लेकिन कोई सामने आना नहीं चाहता था। इस पर भी खुलकर बात होगी। और अभी लेटेस्ट, अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं, नकटी ही गाँव नहीं है कि उन लोगों को बेघर किया गया। नकटी गांव के लोगों को यहाँ दुर्ग शहर में ही वार्ड नंबर 51 सुभाष चौक के पास भी जिनकी रजिस्ट्री है, उनको भी नोटिस मिल चुकी है। इतना ही नहीं, धमतरी जिला के पास एक और गांव है कलिहारी करके, वहां पर भी लोगों को जो है नोटिस मिल चुका है। इन तमाम विषय पर जो है बेबाक बात करने के लिए, और ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके परिवार, आपके रिश्तेदार अगर है तो ये समाचार आपके लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी के रूप में दो ऐसे निष्पक्ष अपनी बात को रखने के लिए हमारे पास समाज सेवी मौजूद है। एक तो रत्ना नारायण देव जी है, जो काफी वरिष्ठ है, समाज सेवी है, लंबे समय का अनुभव है इनका। दूसरा प्रीति अजय बेहरा जी है, प्रशासनिक विभाग में भी रही हैं, और ये जो है इनकी बात आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें करने वाली है वो अहम बात से पर्दा उठाएगी, जो अभी तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आइए बात करते हैं इन दोनों से कि वो बात क्या है और किन चीजों से जो है पर्दा उठ रहा है। रत्ना नारायण देव जी, जिस तरह से नकटी गांव में जो देखने को मिला, जहां पर प्रशासन करनी और कथनी कुछ अलग बोलते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास जाने के बाद जो है वातावरण या चीजें बदल गई। वहां पर मुस्कुरा के जब सवाल किया जाता है वहीं के विधायक को, जो अनुज शर्मा है, तो वो मुस्कुरा के जवाब देते हैं ये मीडिया को कि हमको पहले बता देना चाहिए था, आप ही को बता देना चाहिए था। इन शब्दों का इस्तेमाल करें मुस्कुराते हुए, तो वो वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। और नकटी गांव के बारे में क्या, और जो अभी वातावरण जो चल रहा है, सिया निकेतन वाले जो चीज़ ये भी चल रहा है, इस तमाम विषय पर आप एक जवाबदार समाज सेवी क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने हम लोगों को आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा ये कि देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज विधायकों के लिए वहाँ पे घर बनाने के लिए उन्होंने नकटी गांव को पूरा उजाड़ दिया। अरे भाई, पहले उनका रहने की व्यवस्था की जाए। हम एक कमरे में 15 लोग कैसे रह सकते हैं, ये बहुत सोचनीय विषय है। और उन्होंने एक कमरे में ससुर, दामाद, देवर, जेठ, जेठानी, एक कमरे में आप लोग खुद एक घर में सो करके बताएं। ये तो शर्म वाली बात है कि आप उनको आवाज़ देंगे, दिए हैं और एक एक कमरे का देंगे बोलते हैं। तो इसमें उनकी जिंदगी चलेगी क्या? सबसे पहली बात तो यदि आपको भवन बनाना था विधायकों का, तो उनके लिए पहले आपको कहीं जो आवास है उसको क्यों उजाड़े? आवास को ना उजाड़ कर के सरकार की बहुत ज़मीन है,
वहाँ कहीं और बनाते, परंतु नहीं, उसी गांव को उजाड़ करके इन्होंने ऐसे लोगों के मन में ऐसी उत्पन्न कर दिया है, दर्द उत्पन्न कर दिया है कि उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और गिरता पानी बरसात में, हम लोग खुद सोचते हैं कि बरसात में किसी की अव्यवस्था ना करें, परंतु इन्होंने बरसात में अव्यवस्था करके रख दी। आज हम ये बोलते हैं कि जितने विधायक हैं, कई विधायकों ने तो मना कर दिया कि हम ऐसी जगह पर घर नहीं बनाएंगे, हमको नहीं चाहिए, किसी की बददुआ नहीं चाहिए, परंतु बीजेपी के एक विधायक तो बोल दे कि हमको ऐसी जगह पे भवन नहीं चाहिए। उन लोगों ने खुद खड़े हो जाना चाहिए था, भाई विरोध करें कि ऐसे लोगों को भवन बनाकर अच्छी जगह दें, तब हम वहाँ पे अपने भवन बनाने देंगे। भाई आपको भवन की भी ज़रूरत है ही क्या? आज गरीबों को घर को तोड़ फोड़ कर आप यदि भवन बनाने की जो बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ ये सरकार की ज़मीन में जब आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, तो फिर इतनी वाहवाही लेकर के उनको फोटो में सेशन करेंगे, आप फोटो भी डालते हैं, फिर उसी गाँव को उजाड़ रहे हैं। वही गाँव आपको क्यों मिला उजाड़ने के लिए? भाई जगह हम तो इतना जानते हैं, सरकार की ज़मीनों को उन्होंने इतने सस्ते में लोगों को बेचा है और लोग उसमें बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि आज मंदिरों में बन रही, मंदिरों के पैसों से लोगों ने बड़े बड़े आवास लेकर बना रहे हैं। तो ये भाजपा की कथनी करनी। आज मैं इस बीच में अयोध्या का भी थोड़ा जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अयोध्या में इतना बड़ा कांड हुआ, इतना गबन हुआ, और जिनके पास कभी एक छोटा कमरा नहीं था, आज उनके पास करोड़ों की ज़मीन हो गई। भाई कहाँ से हो गई? तो इन्होंने जो मंदिर बनाया, तो क्या ये ऐसे व्यवसाय करने के लिए कि अपने लोगों को उसके अंदर घुसा दिया जाए और वही लोग उस पैसे का दुरुपयोग करें? आज हमारे देश की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, कि गरीबों के साथ ही अत्याचार क्यों, शिक्षकों के साथ ही अत्याचार क्यों, युवाओं के साथ ही अत्याचार क्यों? आज युवा लड़कियाँ युवा लड़कों को ऊपर पहाड़ से ढकेल रही हैं। भाई आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि हमारे देश में इस तरह की दुर्भावनाएं हो रही? हम ये कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे। बच्चों को संस्कार मिलेंगे कहाँ से? क्योंकि लड़कियों, पहले शासन ने कर दिया कि लड़के की शादी इतनी उम्र में, लड़के मेच्योर होते हैं, बोलते हैं हम कभी शादी नहीं करना, बच्चियाँ बोलती हैं। जब तक वो मेच्योर होते हैं तब तक कि उनकी भावनाएं बहुत सारी पलट जाती हैं, वो लिविंग में लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और इन मुद्दों पे हम लोग जो चर्चा करेंगे आज, तो मुझे लगता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी परतें खुल के आएंगी। परंतु मैं ननकट्टी पे ज़्यादा जोर इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम है, अभी 3 महीने हम बरसात में, अभी 2 महीने, अभी तो जून ही है, जुलाई लगा है, अगस्त से सितंबर तक बरसात जाती है। इस बीच में इनको आवास में रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? कहीं नहीं। आज हमारे पूरे लोग वहाँ जाकर धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके सहयोग कर रहे हैं। कारण ये कि भाई उन बच्चों को देख करके ही दया आ रही है हमको। खुद जब मीडिया में दिखाया जाता है कि बच्चे पानी में गिर रहे हैं और जो झोपड़े टूटे हुए उसमें किनारे में जा के बैठे हैं, भी ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं शासन? हम शासन प्रशासन सबको हम इसमें मानते हैं कि इन लोग सबकी गलती है। क्या आपको पहले से नहीं मानता कि उन लोगों को हमको आवास कहाँ देना है, आवास कहाँ बनना है, विधायकों का आवास कहाँ बनना है? भाई आज विधायकों के पास उनके खुद के घर हैं, आज उनको आवास देने की ज़रूरत इतनी एकदम से क्या आ पड़ी आपको? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हमारा शासन चल रहा है, हमारे शासन के रहते हम जितना पैसे का दुरुपयोग कर लें, बड़े बड़े भवन बना दें, अपने अपने विधायकों को घर दे दें। आपने कभी सोचा है कि कोई जो विधायक है उनके नीचे के लोग रहते हैं, उनके लिए आप लोगों ने भवन बनाने का सोचा? कभी नहीं सोचा। जो बड़े पदों पे हैं उन्हीं के लिए आप लोग सोच रहे हो। भाई आप पहले असहाय असहज जो लोग हैं उनकी व्यवस्था तो करिए, तो आप लोग को अपने आप भवन मिल जाएंगे। अभी कुछ पिछले महीने की बात है, एक बच्ची है, उनके साथ भी अप्रिय घटना हुई थी, उस पर उसका मौत भी हो गया था। देखिए क्या होता है कि घटनाएं तो रोज़ हो रही हैं, इतनी हो रही हैं कि हम लोग तो खुद देखते हैं, सुबह उठते हैं सबसे पहले यही घटनाएं दिखती है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके साथ ये हुआ। हम ये कहते हैं भी शासन प्रशासन सो रहा है क्या? जिनके साथ घटनाएं होती हैं उनके परिवारों के बारे में सोचते ही नहीं है। यदि लिखवाने भी जाते हैं, केस दायर कराने जाते हैं, तो केस भी नहीं दर्ज होता है, FIR भी दर्ज नहीं होती है। आज वो मुस्कान बिटिया जो ख़त्म हुई, हम लोगों के लिए तो बहुत शौक वाली बात थी कि इस बच्ची के साथ इतना बड़ा केस हुआ है। क्या हमारे यहाँ इतना पुलिस भी हो, चाहे कोई भी, इतने वो हो गए हैं कि ऐसे आवाज़ों को, ऐसे मुद्दों को लेके नहीं चल पा रहे हैं? हमारे गांव के, शहर के जो लोग हैं इन मुद्दों को एकदम अवॉइड करके बैठे हैं। ये हादसे हो क्यों रहे हैं? आखिर क्या है, ऐसा कौन से चीज़ें आ गई कि आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं और उनको छुपा दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है, कहीं गाड़ दिया जाता है। अभी के भी मुस्कान के बाद भी 2-3 केस और ऐसे ही हुए हैं। उनको उस बच्ची के साथ रेप किया, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, इनको लेते हैं और मार के आ जाते हैं, गाड़ देते हैं। अभी एक पत्नी के साथ ऐसी हुआ, उस पत्नी को गांव में ले गए और गांव में खोद करके वहाँ गाड़ दिया गया, और बाद में मालूम पड़ा पत्नी कहाँ ढूंढ रहे हैं, तो उसके बाद मालूम पड़ा लाश वहाँ कटी हुई रखी है।
ऐसी बहुत सारे हादसे, कई चीज़ तो उजागर होती है, आप लोगों के माध्यम से कई चीज़ें तो हम लोग को भी मालूम पड़ जाती है। हम ये चाहते हैं कि आज के समय में ये स्थितियाँ उत्पन्न क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम लोग खुद ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इनके ऊपर हम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, आवाज़ उठाते भी हैं तो आवाज़ें दब जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हर एक को इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा। जी, मैं आपके पास आती हूँ। प्रीति अजय बेहरा जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। अभी जो दुर्ग शहर में जो एक रैकेट चल रहा था, उसको अभी पुलिस की रेड पड़ी है। अगर सूत्रों की माने या ऑफ कैमरा में कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की है, तो ऑफ कैमरा में कई लोग बताए कि 20 साल से चल रहा था। अब बताइए 20 साल से मेन रोड में शहर के हृदय स्थल पर सेक्स रैकेट चल रहा है। नीचे मिठाई का दुकान, ऊपर अय्यासी का दुकान। तो क्या लगता है कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति उस चीज़ को अगर जानकारी नहीं देती तो ये जो चीज़ें है चलता रहता? क्या प्रशासन को इसकी भनक कभी लगी नहीं होगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर आपने चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। ये जो आप बोल रहे हैं सेक्स रैकेट का जो चलना, ये तो कहना चाहिए कि बेहद ही शर्मनाक बात है। और शर्मनाक बात के अलावा यानी निंदनीय भी है। मतलब दुर्ग शहर का सबसे व्यस्तम क्षेत्र, दुर्ग का हृदय स्थल है वो, जहाँ पे कि 24 घंटे की आवाजाही है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि वहाँ रात में भी आवाजाही नहीं है। उसके बावजूद एक दुकान से लगी हुई दुकानें हैं, आसपास लगी हुई दुकानें हैं, ऊपर भी व्यवस्था है, नीचे दूसरी दुकानें हैं। और ऐसा संभव ही नहीं है कि आसपास के लोगों को भी नहीं पता था। लेकिन चूँकि आजकल के समय में एक तो लोग जागरूक अगर है भी, तो वो अपनी जागरूकता का या नागरिक अच्छे नागरिक होने का जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। उनको लगता है कि हम किस पचड़े में क्यों पड़े। हम अगर आज इस बात की शिकायत कर देते हैं तो जो चला रहा है उससे भी दुश्मनी हो जाएगी, पुलिस की इस मुद्दे पे हमको 4 बार बुलाएगी, तो हमको जाके बयान देना होगा। तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारियों से भागने के चलते ही आज ये सेक्स रैकेट भी शहर के में 20 साल से चल रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और इस विषय में वहाँ से लगा हुआ मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर होगा और कोतवाली थाना है। थाने के लोगों को क्या उस क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना चल रही है नहीं मालूम था? सबको मालूम होगा, लेकिन सब मिले जुले रहते हैं, सबको मालूम रहता है, सबका हफ्ता पहुंच जाता है और उस हिसाब से वो उसको छूट दिए रहते हैं। जब उनको लगता है कि जब ऐसी कोई घटना घटी कि किसी जिम्मेदार नागरिक ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई शिकायत की, तो उस विषय पर कार्रवाई करना उनकी मजबूरी हो गई और तब जाके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। और अब आगे भी क्या मालूम क्या स्थिति बने। अरेस्ट तो कर लिए हैं, थोड़े बहुत कानून व्यवस्था भी हमारी रचर है, थोड़े बहुत दिनों बाद उनको जमानत मिल जाएगी। जमानत मिलने के बाद फिर से वो अपने काम को थोड़े दिन शांत रहने के बाद फिर से वो दोबारा उस काम को चालू कर देंगे। सवाल करो। आपस में हाँ, रही बात जैसे कि अभी मनगट्टा में एक केस हुआ, मतलब कि 20 साल की एक लड़की है, 24 साल की एक लड़की है, जो अब से मतलब उस परिवार एकदम निहायत ही मतलब गरीब परिवार कहेंगे, बहुत ज़्यादा उसको अपन मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, मिडिल क्लास से नीचे परिवार की लड़की है। उसने जैसे भी मेहनत करके जो करके आज वो उस स्थिति पे पहुंच गई थी कि वो अपने परिवार को पाल रही थी। लेकिन आज के वर्तमान हालात ऐसे हो गए हैं कि लड़कियां जो एक घर में पढ़ लिख के वो हो गई हैं और अगर घर को पाल रही हैं तो वो सामाजिक दायरे को भूल जा रही, मर्यादाओं को भूल जा रही हैं। अब इसमें एक माँ है, मतलब वास्तव में कहना चाहिए कि बच्चे तो पैदा कर रहे हैं लोग, लेकिन बच्चों को प्रॉपर संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उनके घर वालों ने उसको पैदा किया, पढ़ाया। आज की मतलब जो नहीं, देखिए बच्चों को संस्कार नहीं दे रही, ये बात मत कहिए, क्योंकि परवरिश तो माँ बाप सब बच्चों को सही देते हैं। जब बच्चे आज की जो 21वीं सदी में हम लोग पहुँचे हैं,
आज बच्चों की मनोबल मनोदशा बहुत अलग हो चुकी है। नहीं, सुनिए, क्योंकि मैं- देखिए सुनिए, पहले हाँ। मेरी बात सुनिए। हम संस्कारों पे बात करते हैं। जब बच्चे पढ़ने बाहर निकले हैं, बाहर से निकल कर जब वो दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, तो जब वो हॉस्टल में रहते हैं, रूमों लेते हैं, तो उसमें लड़का लड़की एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनके लिए लिविंग रिलेशन चालू हो जाता है। तो इसमें माँ बाप को ये नहीं मान रहता कि हमने भाई बच्चे को तो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, हाँ, परंतु वो बस, बस। संस्कार को वो बचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, इसी हाँ। मुद्दे पे मैं बात करना चाह रही हूँ कि अब आप ये बताइए कि मुस्कान वाले मामले में मुस्कान का जन्मदिन था, ठीक है, जन्मदिन था, तो वो जन्मदिन ठीक है, उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शाम को वो 4 बजे करीब रायपुर जाती है। रायपुर से जब आती है, रात भर लड़की घर से गायब रहती है। तो एक लड़की अगर उसके भीतर संस्कार है और माँ बाप ने अगर उसके भीतर ये डर, माने एक ये वाला डर नहीं, ये वाला कि माता पिता की इज्जत का क्या होगा, वो भाव अगर पैदा किया होता तो लड़की में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस तरीके से रायपुर में जाके, पहले तो वो 2 माने 4-6-8 लड़कों के साथ में 2 लड़कियां जाती हैं, वहाँ दारू पार्टी करती हैं। उसके बाद भी वो जब वापस होते हैं तो 2 बजे रात को वो मनगट्टा पहुँच जाती हैं। तो इसमें तो आप संस्कारों को लाएंगे ही ना। नहीं, यदि देखिए, संस्कार होगा, यदि भीतर, सुनिए ना, यदि भीतर उसके भावना होगी कि वो एक बच्चा ये काम कर ही नहीं सकता, वो उसको लगेगा कि भाई मैं, मेरे घर वालों की इज्जत का क्या होगा, मैं रात भर घर से बाहर कैसे रहूंगी। और एक जवान लड़की घर से बाहर है, मतलब उसके माँ बाप ने उतनी छूट दी हुई है, तब तो वो बिना किसी उसके वो रात भर रुक गई। देखिए, माता पिता एक विश्वास पे बच्चों को छोड़ते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हम सिर्फ लड़की की बात नहीं करेंगे, लड़के की बात करेंगे। लड़की यदि माता पिता का विश्वास जीती रहती, तभी माँ बाप बोलते हैं ठीक है आप जन्मदिन मनाओ, परंतु वो उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन और क्या आज जो आपको ऐसा लगता है? आज पीने पिलाने की जो बढ़ गई ना कि बर्थडे में शराब पीना बहुत जरूरी है, ये एक फैशन सा हो गया है। और बच्चों की महत्वाकांक्षा है, माँ बाप कहाँ गलती करते हैं मैं बताऊँ आपको। जब बच्चे एक से एक चीजें पहनते ओढ़ते हैं तो इनके पास कहाँ से आई वो कभी नहीं पूछते कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को इन लोग अवॉइड करते रहते हैं। जब बड़ी घटना हो जाती तब उनको याद आता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया। तो ये भावनाएं अच्छा, बच्चे मन में क्या कहाँ से आई? आप ये नहीं मानती हैं, आप ये मानती हैं ना कि सामाजिक स्थितियां बहुत खराब हैं। 10 बजे के बाद समाज में गलत काम होना शुरू हो जाता है। तो क्या हमारे ज़माने में जब हम लोगों को ये था कि 7 बजे के बाद आपको चाहे लड़का हो या लड़की घर से बाहर नहीं जाना है, तो बच्चे नहीं बिगड़ते थे। आज ठीक है, आधुनिक युग है, बच्चों के 21वीं सदी का युग है, बच्चों के प्रोग्रेस के समय का है, तो हम बड़ा दिल रख रहे हैं माँ बाप। लेकिन फिर भी हमको क्या ये लिमिटेशन नहीं डालनी चाहिए कि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं रहेंगे, या 10 बजे के बाद अगर आप बाहर हैं तो सिर्फ उस कंडीशन में बाहर रहेंगे जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपको एकदम ज़रूरी है। क्या ये नेग्लिजेंसी नहीं है? क्या ये माँ बाप की लापरवाही नहीं है? क्या एक माँ की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी बेटी या उसका बेटा 10 बजे के बाद यदि घर से बाहर है तो वो इस चीज़ के लिए एक बार बच्चा झूठ बोलेगा, 2 बार झूठ बोलेगा, और यदि वो अपनी पैनी निगाह रखेगी तो मैं एक माँ होने के नाते इस बात का दावा कर सकती हूँ कि अगर माँ पैनी निगाह रखेगी तो बच्चे की एक्टिविटी माँ की नज़र से दूर जा ही नहीं सकती। देखिए, बहुत सारी बातें हैं ऐसी, और हम लोग सिर्फ माँ और पिता के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आज एक बड़ा कांड हमारे पूना में हुआ, सिया का, केतन का और चेतन का, तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो इसमें उसकी माँ को ये नहीं मालूम रहता है कि भाई आपको भी नहीं मालूम कि हमारी लड़की किसके कौन सा दोस्त है, क्या है, हमारे लड़के के साथ कौन लड़कियां घूम रही है, हमारी लड़की के साथ कौन लड़का घूम रहा है। हम लोग तो सोचते हैं एक साथ पढ़े हुए हैं भाई, एक साथ पले बढ़े हैं, तो हमारे मन में वो भावना कभी उजागर भी नहीं होती है। परंतु सिया ने अपने माँ बाप को भी धोखे में रखा कि मैं केतन से ही शादी करना चाहती हूँ, और केतन को ले जाते हैं हम लोग घूमने के लिए। भाई ये आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि एक तो शादी होती है, उसके पहले जो इन लोगों की आजकल जो तैयारियां चलती हैं कि वेडिंग जो शूटिंग होती है वो वेडिंग शूटिंग के नाम से जाना, पर एक दोनों अच्छी पार्टी वाले हैं, करोड़ों वाले हैं, उससे 1 करोड़ लेकर के मेरे को सामान खरीदना है और अपने दोस्त चेतन को भी दे रही है। तो फिर माँ बाप को ये नहीं मालूम है, परंतु जब उसके घर के भाई को मालूम है तो भाई को मना कर देती है वो कि भाई ऐसा मत करो, मत बताओ, मैं खुद बताऊंगी, पर वो मेरा दोस्त है, शादी तो मैं केतन से ही करना चाहती हूँ। परंतु यहाँ पे इतना बड़ा कांड कि वो उनके साथ जा रहे हैं हिल पे जा करके उस लड़के को आप धक्का दे रहे हो, और उसके बाद बोलते हैं कि हम हिल पे थे ही नहीं। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं सामने कि आज हम एक लड़के को गंवा रहे हैं। पहले लड़कियों के पर ही होता था कि दहेज प्रताड़ना के कारण लड़कियों को मारा जाता था, इस चीज को हम लोगों ने कभी उजागर नहीं किया, ना हम लोगों ने इतनी जोरों से मुद्दे उठाए। परंतु आज जब एक लड़का खत्म हो रहा है, लड़कियां धक्का दे रही, तब इस चीज की महसूस लोगों को हो रहा है कि लड़कियों के साथ भी ये सब चीजें हुई हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने सारी बातें ठीक की है,
सारी बातें आपने सही की हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न है, जो आज की ज्वलन समस्या है। प्रश्न ये है कि लड़की 20 साल की है, 20 साल की लड़की को माँ बाप ने एक अच्छी परवरिश दी, पढ़ाई लिखाई दी, उसको अच्छे से उससे बातचीत की, उसको एक अच्छे घर में शादी लगाई। तो आप ये सोचो कि उस लड़की के मन में ये बात अगर पैदा नहीं हो पाई है कि मैं इतना बड़ा कांड करूंगी और मेरे माँ बाप के ऊपर क्या होगा, तो वो मतलब अपने माँ बाप के प्रति कितनी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं तो परवरिश में ही हम इसको गड़बड़ी मानेंगे ना। मतलब एक अच्छा बच्चा जिसको हम संस्कार देते हैं, वो ये इस बात की चिंता पहले करता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत पे आँच नहीं आनी चाहिए। देखिए ये सब चीजें जो होती है ना, ये घटनाएं जो होती हैं क्षणिक होती हैं। इसमें माँ बाप नहीं, देखिए यहाँ तो क्षणिक वाला मामला है नहीं। एक चीज सुनिए पहले, मतलब आप सोचिए उसके दिमाग में ये फितूर जब चला कि मेरे को चेतन से ही शादी करना है, केतन से नहीं करना है, तो इन लोगों ने अपना फितूर, अब बेचारे माँ बाप तो ये सोचे भाई उन्होंने ऐसे संस्कार नहीं डाले कि तुम उसको मार देना और तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। माँ बाप बोलते नहीं है दीदी। सुनिए जो परवरिश, यहाँ परवरिश पे बात आ रही है, तो परवरिश उन्होंने बहुत अच्छी दी होगी, ऐसा नहीं। हम भी अपने बच्चों को परवरिश दिए, परंतु आगे जाके बच्चा क्या करने वाला ये तो ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम नहीं। देखिए परंतु वहाँ पे क्या हुआ, नहीं देखिए उसने क्या किया कि सबको ये धोखे में रखा कि हम, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, परंतु उसका अटैचमेंट पहले से चेतन से था। और केतन से जब उसकी शादी की बात हुई तो उसने इसलिए कि वो करोड़पति वो भी थे, अय्याश की जिंदगी जिएंगे, मेरे चेतन को मैं अपने साथ लेकर रहूंगी, जो भी उसके दिमाग में होगा। ये फितूर उसके दिमाग में अंदर ही अंदर चल रहा है। ये माँ बाप को भी नहीं मालूम कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। माँ बाप को बोल दी ठीक है, और वहां से बोल दी कि मेरे को जो शादी का सामान लेना है मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो। लड़के ने दे भी दिया। अब उन पैसों से इन्होंने उसका क्या उपयोग किया, क्या दुरुपयोग किया, ये नहीं मालूम। आज हम ये जानते हैं कि यदि हम शादी ब्याह जो पहले एक उम्र रहती थी बच्चों की, उस उम्र में करते थे, पर ऐसी दुर्घटनाएं कभी नहीं होती थी। देखिए आज बच्चों के मन में से माँ बाप के प्रति भी जो प्रेम और प्यार रहता था, उनके प्रति एक भावना रहती थी, ये आज के बच्चों के दिमाग से, दिलो दिमाग से निकल गया है, क्योंकि उन्होंने बड़ा कर दिया हमको, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। हाँ, बस आप जिस बिंदु को बोल रहे हैं ना दीदी, यही बिंदु की मैं बात कर रही हूँ। यही बिंदु है कि माँ बाप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसको भौतिकवाद की ओर धकेल दे रहे हैं। उसको जरा भी संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि उसके भीतर इतनी सी भी भावना नहीं बच पाई है कि वो माँ बाप के लिए कुछ आगे इतना भी सोच पाए कि मेरे किसी कृत्य से मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और यही संस्कार है। हम जिस संस्कार के, हम ये नहीं कहते, कोई माँ बाप ये नहीं कहता अपने बच्चों को कि तुम ये गलत काम करो, तुम किसी को मार दो, तुम किसी लड़के के साथ गलत करना, लेकिन हम वो भाव पैदा नहीं कर पाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि एक छोटा बच्चा है, मैं प्रैक्टिकली बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकती हूँ कि एक छोटा बच्चा है, जब ये देखता है कि उसके घर में उसके माता पिता बचपन से अपने दादाजी की सेवा कर, मेरे साथ मैंने उन माता पिता ने अपने माता पिता की सेवा की है, और उस सेवा के दौरान वो बच्चा भी अपने दादा दादी की सेवा करता रहा है, तो उसके भीतर नेचुरली वो भाव पैदा हो जाते हैं, और वो उस भाव को लेके चलता है कि मेरे को भी अपने माने उनका करना। तो वो जब स्वाभाविक रूप से जो उसके शरीर में माने मन और उसमें पैदा हुआ, तब वो भाव पैदा होता है। वो संस्कार हम क्या संस्कार ऐसे थोड़ी दे सकते हैं कि अरे बेटा नहीं, ये संस्कार वो होता है कि जो हम कर रहे हैं उस पर हमारा बच्चा अमल करे। देखिए कोई माँ बाप भी ऐसा काम नहीं किए हैं कि जा करके किसी को मार डाले, किसी को जहर दिए हो, या ऐसी समस्या तो किसी परिवार में नहीं आती। बिरले परिवार में एक आध बच्चा ऐसा होता है, और उसके मन में दरिंदगी क्या चल रही है माँ बाप भी नहीं समझ पाते कि वो यहाँ बैठे बैठे भी हमारे लिए क्या सोच रहा है। तो ये आज का ज्वलंत प्रश्न ये है कि आजकल की लड़कियाँ नहीं, आप कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करिए कि लड़का या लड़की, मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रही हूँ, लड़का हो या लड़की अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप के परवरिश में ही कमी है। देखिए माँ बाप के समझाने में मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि पहले दहेज के नाम से लड़कियां मारी जाती थी, और लड़कियों ने, महिलाओं ने बहुत ही सहा है। परंतु आज यदि एक लड़की एक लड़के को मार रही है तो लोगों के नजरों में आ गई है कि लड़की ने लड़के को मारा। तो यदि ये हम पिछला इतिहास उठा के देखते हैं तो कितनी महिलाओं को लड़कों ने जलाकर मारा है। सिर्फ लड़कों ने, सुनिए ना, वो समस्या जो थी वो सिर्फ लड़का नहीं मारता था, वो पूरा दहेज लोभी परिवार मिलके मारता था। वही बता रही हूँ मैं। तो आज है ना, सिर्फ क्या हो रहा है, परिवार में अब लड़के को तो कोई किसी चीज़ के लिए मारेगा नहीं, परंतु लड़कियों के दिमाग में कहीं ना कहीं से ऐसी कुछ घटनाएं आ रही हैं कि वो शादी करना चाहती हैं, परंतु अपने मनपसंद लड़के से करना चाहती। पर मेरा ये कहना है कि लड़की को यदि अपने मनपसंद लड़के शादी करना है तो पहले ही नकार दे।
हाँ, आप उस लड़के को बेवकूफ बना के घूमने मतलब फिरने जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि उसको परवरिश में इसके पहले सोनम वाला कांड था, जो जिसने ड्रम में भर करके राजा सोनम वाला ड्रम में भर करके उसको रखा, और राजा रघुवंशी को भी वहां से उसको भी ऊपर ढकेला, से, हाँ, उसी के से इंस्पायर होकर सिया ने ये काम किया। और एक ड्रम वाला भी केस था, आपको याद होगा, उसको भी सीमेंट में भर करके रख दिया। भाई ये क्या घटना है? लड़कियों के मन में इतनी क्रूरता क्यों आ रही है? नहीं तो ये सुनिए क्रूरता ना, हमारा, आप ये देखो दीदी, आप राजा रघुवंशी और सोनम का कांड, आज ये सिया वाला और केतन का कांड तो होता ही नहीं। हाँ। क्यों नहीं होता? क्योंकि राजा रघुवंशी प्रकरण एक अपने आप में एकदम ही एक अलग यूनिक माने प्रकरण था, और वो उस समय इतना होता, और उस प्रकरण मतलब ऐसा लग रहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाएगा और ये बहुत जल्दी इस पर डिसीजन होगा। परंतु आज लेकिन आज भी पैसे के चक्करों में, लेकिन आज उस लड़की को जमानत देकर छोड़ दिया गया। जमानत देने के बाद इस लड़की का हौसला बढ़ गया, तो जमानत तो मिल गई, वो फ्री होकर घूम रही है। अभी ये भी तो बाहर है, इसको अभी अंदर कहाँ किए हैं? भाई हमारा ये कहना है, नहीं ये तो अरेस्ट है ना, नहीं अरेस्ट अभी बाहर ही है वो, नहीं रिमांड जो भी हो। तो हम ये इतनी सस्ती हो, हाँ, आज पैसे में हमारे जज और वकील ये सब बिके हुए हैं। इन लोगों को तो ऐसे केस लेना नहीं चाहिए, तुरंत इनको चौराहे में खड़े करके लड़कियों को गोली मार दी जाए ना, तो इस तरह के केस कभी ना हो। परंतु रियायत बरतते जा रहे हैं। देखिए, कानून, हमारे कानून में भी सुधार की आवश्यकता है। सोनम रघुवंशी वाले प्रकरण में चूंकि मैं न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी रही हूँ, तो मैंने इस विषय को अच्छे से अध्ययन किया कि साक्ष्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको माने खाई में, मतलब ऊंची चोटी पे ले जाके अगर ढकेल रहा है, तो वहां पे साक्ष्य कैसे मिलेगा? नहीं ये भाई तो साक्ष्य जो मिल रहे हैं, अच्छा इनका तो साक्ष्य जो मिल रहे हैं, उन साक्ष्यों के आधार पे आपको डिसीजन देना है। मतलब प्रमाणित आपको देख के धक्का देता हुआ अगर कोई फोटो मिलेगा तभी आप साक्ष्य मानेंगे। नहीं, अब ये सिया का जो है वो सीन बन रही थी, उनका वीडियो वाला लड़का साथ में था, वो कहाँ गायब हो गया? भाई जब वो शूटिंग हुई है, तो शूटिंग में तो पूरे उनकी वेडिंग की बन रही है ना, शादी के उसके लिए बन रही थी उनकी। तो भाई ये अभी इनका भी मुद्दा आया है कि वहाँ पे कोई साक्षी नहीं, कि उसका पैर फिसला है, बोल रहे हैं। आज की न्यूज़ में मैंने पढ़ा है। तो भाई पैर फिसला है, नहीं तो ये होता यही है ना। हाँ। कि भाई पुलिस मेहनत करती है, पुलिस बहुत ज्यादा मेहनत करती है, सारे साक्ष्य मतलब पुलिस ने विधि ने डे उसने ये निकाल लिया कि इतने घंटे, इतने मिनट, इतने कॉल इस लड़के के रहे हैं, ये लड़का वहाँ पे हुडी पहन के रहा है। हाँ। ये सारा चीज़ है, उन लोग अपने बयान में भी कहा है ये। लेकिन क्या है, ये इस आधार पे कि पुलिस मार पीट के बयान करवा लेती करके, जो अपोजिशन का वकील रहता है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। हाँ, तो कानून व्यवस्था की तो कमजोरी है। हमारे यहाँ जो कमजोरियाँ हैं, हमारे कानून व्यवस्था की कमजोरी है। उस माँ बाप की कल्पना कीजिए, उस माता पिता की चीजें कि मौत इतनी सस्ती हो गई कि उसकी इकलौती संतान को बेकारण मार दिया गया, और उस लड़की को सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी गई। मतलब कल्पना कीजिए कि वो माँ बाप हैं कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि मेरे बेटे को मार देने वाली को आज न्याय व्यवस्था ने ये चीज हो गई, खुला छोड़ दिया। इन लोगों को जब रिमांड, तो लोगों के और भावनाएं बढ़ गई हैं कि और केस ऐसे होने लगेंगे। नहीं, जब यही स्थिति केसों है, पे रोक लगाने के लिए सबसे पहले तो सोनम को सजा दी जाए, हाँ। सिया को भी दी जाए, और जो रेप करते हैं चौराहे पे खड़े होकर उनको तुरंत गोली मारी जाए। एक खत्म हुआ, दो खत्म हुए, अपने आप लोग थरथराने लगे। सोनम रघुवंशी, सिया और मुस्कान, इन सब मामलों में देखिए, मुस्कान के प्रकरण में जो भी था, लड़की की भी गलतियां थी कि भाई वो समय के बाद बाहर गई, लड़के के साथ मिली जो, लेकिन चूंकि उसके साथ अन्याय हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसकी मौत हो गई, तो जिसके कारण हुआ, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मर्डर के और ये घृणित जो माने जो जिसको घृणित के अलावा जो क्रूर जो केसेस हैं, इन केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, और तत्काल इनके डिसीजन होके इनको फांसी से नीचे सजा दी ही नहीं जानी चाहिए, ताकि हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए कानून को थोड़ा कड़ा होना होगा, बहुत सारे नियम बदलने होंगे। साक्ष्य के अभाव में बड़े बड़े अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो ये समाज में सुधार हो नहीं सकता। और आगे ये अभी तो सोनम और सिया ही हुआ है, आगे आपको बहुत सारे सोनम सिया मिलेंगे। कई केस तो मालूम भी नहीं पड़ पाते हैं हम लोगों को, कई केस तो मालूम भी नहीं पड़ पाते हैं, ऐसे कई केस हो चुके होंगे। ये तो उजागर हो गया, तो इसलिए उजागर आज ही मैंने देखा है, यूपी का है या झारखंड का मामला है, तो जिसमें एक 13 साल की लड़की के साथ 30 लोगों ने रेप किया है। ये आज ही मैंने पढ़ा है, वो आज की घटना है कि कल की घटना है। अभी तो ये तो आप तो क्या इतने निर्मम मामले में
क्या उन 30 लोगों को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए? क्या उसको भी बस आप बुलाते रहो, करते रहो, केवल पुलिस बेचारी मेहनत करेगी, बुलाएगी, सारा वो चीज़ करेगी और उसके बाद में साक्ष्य के अभाव में उसको छोड़ दिया जाएगा? अब जैसे अपन 30 लोग को कैसे प्रमाणित करेंगे कि 30 लोग ये किए हैं? अभी अपन ने देखा है सेक्स रैकेट की बात की जो जलाराम के ऊपर हुआ, उसी तरह के एक स्कूल में इतना बड़ा केस खुला था, आपने भी पढ़ा होगा, पेपर में भी आया, मीडिया में भी चला है कि नीचे स्कूल चल रही है और एक कमरे में पूरा ये रैकेट चल रहा था। उसको पकड़ा वहाँ पे, जब कमरे में लोगों ने थोड़ा सा वो किया, व्यक्त किया कि स्कूल में पता नहीं अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तब जाके पुलिस ने वहाँ देखा तो वहाँ पूरी शराब की बोतलें, सब चीज़ें अव्यवस्थित पड़ी हुई थी। तो क्या हमारा देश अब इस तरह हो गया है कि स्कूलों में भी ये व्यवस्था हो गई है? आज हमारे बच्चे कहीं सुरक्षित ही नहीं है। कितना बड़ा प्रश्न है, कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा प्रश्न है कि आप कितने मन जो बात कर रही है वो कितनी शर्मनाक है, बताइए। अब स्कूल में यदि ऐसे काम शुरू हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को, तो हम लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेज पाएंगे यदि इस तरह का रैकेट चलने लगेगा स्कूलों में भी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल है उसको खुद समझदारी होना चाहिए कि स्कूल में हम ये चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ के बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे? नहीं तो मैं तो बोली ना, सिस्टम, हर जगह सिस्टम, कानून व्यवस्था, अगर हम लोग डर नहीं है, कानून इतना कड़ा बनना चाहिए कि लोगों के भीतर डर पैदा हो जाए कि अगर हम एक अपराध करेंगे, मतलब वो सिर्फ रेप, मर्डर, मतलब इसमें ही नहीं, मतलब करप्शन या छोटी से छोटी गलती की भी सज़ा तुरंत दी जानी चाहिए। बड़ी से बड़ी गलती जो अगर गलती हो रही है तो उसकी सज़ा तो इतनी कठोर होनी चाहिए कि कोई भी दूसरा बच्चा जो नई पीढ़ी है उसको अगर हमको इस सामाजिक इससे विसंगतियों से बचाना है तो हमको सज़ा की जो वो है वो बहुत कठिन करनी पड़ेगी। और उस डर से कि कठिन सज़ाएं होने लगी हैं, बड़ी जितना निर्मम कांड होगा उतनी बड़ी सज़ा होगी तो लोगों के मन में थोड़ा डर होगा और आने वाली पीढ़ी उस डर से कुछ भी गलत काम करने के पहले थोड़ा सोचेगी और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक सुधार बहुत में भी पॉसिबल हमारे देश में बहुत सारी अवस्थाएं हो रही हैं। आज दुर्ग में भी इतनी बड़ी अवस्थाएं हैं। हम अपने दुर्ग की बात करें, आज बोरसी भाटा में हमने देखा कि वहाँ की व्यवस्थापन को बोल दिया गया कि इन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। तो भाई अवैध कब्जे कैसे? लोगों से वहाँ पे उनके पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री होने के बावजूद उनको बोला जाता है कि वो दाऊ का तालाब था, उन्होंने ज़मीन को बेचा है। तो उन्होंने कैसे बेच दिया यदि उनका तालाब भी था? यहाँ पे सब जगह बोला जाता है कि तालाब जितने भी यहाँ जगह है, पूरे दुर्ग की जितनी जगह सब पूरे दाऊ लोगों की। देखिए आज से बहुत साल पहले प्रशासन की ही तो सारी गलती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जमीनों को अपने नाम से कर लिया। वो तालाब जहाँ पे गाय भैंस जाके पानी पीती है, उस तालाब को धीरे धीरे इतना सकरा कर दिया गया है बोरसी भाटा का, और वहाँ लोगों को बसाहट करते गए। तो भाई शासन उस समय सोया था क्या? जब वहाँ पे वो बस रहे थे और उनको जब पट्टे दिए गए, वहीं पे दिए गए, तो फिर वो दाऊ जी को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं जब बोरसी में पट्टा क्यों दिया गया? हाँ, बोरसी में गए जब मैं शुरू में बोरसी में 2014 की बात है, 12-13 की बात है, जब बोरसी में मेरा घर बन रहा था, तब मैं खुद गई थी दाऊ जी के पास बात करने कि भाई जमीन जो है इसमें लोग जो घेर रहे हैं तो तालाब को भरने मत दीजिए। तालाब में हमारे लोगों का भाई आना जाना जो खत्म हो जाते हैं, उन लोग भी अपना काम करते हैं, उनके भी जरूरी है कि भाई कि कोई मरता है कोई जीता है उसके लिए जाते ही है तालाब में। तो तालाब का आप धीरे बोले वो मेरा तालाब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भाई तालाब तो ऐसा है, सरकार ने पहले नियम बनाया था जहाँ पानी कहाँ है तालाब है उस तालाब को भरना नहीं है। परंतु ये अव्यवस्था हमने कलेक्टर, उस समय कलेक्टर थे, उनके पास भी हमने बात रखी थी, तो उन्होंने बोले थे हम देखेंगे। तो उस समय उन्होंने दिखाया भी था, उस समय रोक लगी थी कि ये तालाब को कोई नहीं घेरेगा। धीरे धीरे जो पार्षद बनते हैं पार्षद लोग ही खुद ही अपनी जगह घेर लेते हैं, और आज ये अवस्था है कि वहाँ जाकर खड़े होकर के बोलते हैं व्यवस्था गलत। हमारा ये है दीदी, यदि एक पार्षद है, यदि एक जिम्मेदार ऑफिस का क्लर्क है, जिम्मेदार अधिकारी है, अगर ये अपने ही कर्तव्यों से अपने ही उसे भागेंगे और निजी स्वार्थ के चलते, बहुत सारी जगह देखो पार्षद ने जगह खुद ने घेरी, 4 लोग को घेरवा दी, क्योंकि उसको भी अपनी जगह का चाहिए है। दूसरा, आप ऑफिस में जाओ, क्लर्क हर काम के लिए पैसा मांग रहा है, क्या ऑफिसर को जानकारी नहीं है? क्योंकि उसको भी हिस्सा जा रहा है। तो सिस्टम में बोली ना कि सिस्टम नीचे से ऊपर तक अगर जब सुधरेगा तब ये देश सुधरेगा, और अन्यथा नहीं। नकटी गाँव का क्या मामला है? नकटी गांव के मामले में क्या हो रहा है? विधायक कोई ऐसा, माने जो व्यक्ति विधायक पद पे पहुंच गया है, क्या उसके पास घर नहीं है? क्या उसके पास उसके रहने के लिए घर नहीं है? उसके लिए निवास बनाना तो एकदम ही अनुचित है, एकदम ही अनुचित है। हाँ, रही बात, देखिए एक दो विश्लेषण इस विषय पे मैं 2 बात करूंगी कि वो तो टोटल ही गलत डिसीजन है, लेकिन फिर भी यदि आप आवास बना भी रहे हो तो उनके विस्थापन के लिए आप पहले उनको जगह दे बताते। फिर यदि घर में मान लो 10 व्यक्ति है तो आप उनको 2 घर देते।
ताकि ऊपर नीचे का 2 घर दे दिए ताकि वो 2 उसमें व्यवस्थित हो पाए। दूसरा ये कि हम अगर दूसरा पहलू भी देखें, यदि वो सरकारी ज़मीन है और उस ज़मीन पे कब्जा करके ही बनाया गया है, ठीक है, वो सरकार की है, तो उनको भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। सरकार की एक मिनट दीजिए, आप मेरी बात सुनिए ना। आप मेरी बात, आवाज बना हुआ था सरकार की तरफ से ही बना है आवाज। हाँ, नहीं लोगों ने नहीं बनाया था। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप उसको समझिए कि आज जैसे एक व्यक्ति सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, वो अगर घर बनाने जाता है तो वो लोन लेता है ना। जैसे आज रायपुर शहर में अगर आप 1000 फुट के घर पे घर बनाना चाहोगे, आप मध्यम वर्गीय हो, आप 50 से 60 लाख रुपए का लोन लोगे, आप घर बनाओगे, 30 से 40 हजार रुपया आप लोन पटाओगे महीना का, है ना। तब कहीं 25 साल तक आप लोन पटाओगे 30 से 40 हजार रुपये, तब आपका एक छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का घर बन पाएगा, है ना, रायपुर जैसे ही शहर में। और अगर रायपुर जैसे ही शहर में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ घर रहने के लिए दे भी रहे, जबकि आपके पास तो कुछ भी नहीं था। हम दोनों पहलू पे बात करें, हम एक ही पहलू पे बात नहीं करेंगे कि ठीक है प्रशासन ने गलत किया है, लेकिन इनको भी संतोष रखना पड़ेगा। हाँ, प्रशासन का ये जरूर था कि अगर घर में 4 मेंबर है तो 1 घर दे दो, यदि घर में 10 मेंबर है तो नहीं। मेरा ये कहना है आवाज पहले से जो बने थे, शासन की तरफ से ही बने हुए थे वो आवाज जो तोड़े गए हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई आवाज तो हम ही लोग, भाई आपने जब आवाज वहाँ पहले से बना था, इन्हीं ने शासन के माध्यम से ही पहले का बना हुआ है, उसको तोड़ करके आप विधायकों के लिए क्यों मकान वहाँ बना रहे? वही जगह आपने चयन क्यों की? हमारा ये कहना है घर बनाने की जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था कहीं और गलत है। विधायक खुद इतना सक्षम है कि अपने लिए विधायक क्या हर शहर में वो एक घर बना लेता है, हर शहर में उसके पास एक घर रहता है रहने के लिए, तो क्या उसको शासकीय घर देना भी आवश्यक है क्या? और यदि शासकीय घर दिया भी जाता है, देना भी चाहिए, क्योंकि वो शासकीय उस पद पे पहुंचे, तो शासकीय जो पुराने बने हुए घर है और आज तक जो व्यवस्था होती आई है कि उन्हीं में से उनको घर अलॉट किया जाता है और पद में रहते तक वो उस घर में रहते हैं और उस घर को बाद में छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट जो पद में विधायक आता है वो उस घर में रहता है। तो उनके लिए स्पेशल एक जगह खाली करवा के उनके नाम से एक विधायक कॉलोनी बनाना, ये तो निहायत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। हाँ, रही बात विधायक कॉलोनी की, अब ये बताइए कि विधायक केवल रायपुर के तो नहीं है, विधायक दुर्ग में भी है, विधायक चारामा में भी है, विधायक कांकेर में भी है, विधायक बिलासपुर में भी है, विधायक रायगढ़ में भी है। अगर पूरे जगह के विधायकों को नए नकटी गांव में ही आवास मुहैया कराया जाएगा तो ये अपने क्षेत्र में काम कब करेंगे, कब काम करेंगे? ये या तो उनको उनके कार्य उनके क्षेत्र में आपको देना, अगर इतना ही आपकी मेहरबानी है कि आपको विधायक को घर देना है तो आप उनके क्षेत्र में घर दो। आपने देखा रायपुर में या तो घर दे रहे हो तो वो तो नकटी गांव में ही रहेंगे, तो उनके क्षेत्र को कब देंगे? रायपुर में भी एक पूरा इन लोगों का आवास बना हुआ है पूरे विधायकों के लिए, उन लोगों का अलॉट हुआ है, उसमें उटपटांग लोग जाके रहते हैं। रायपुर में देखिए, रायपुर में एक आवास दिया हुआ था, तो चलिए कि वो राजधानी है, अगर विधायक आएगा तो आवाज रुकेगा कहाँ, तो रुकेगा कहाँ, है ना। तो इसके लिए इनको पहले से अलॉट किया हुआ है और पूरी तो जरूरत क्या है ना, उसके बाद तो नया मकान बनाने की जरूरत ही नहीं है। जनता के पैसे से एक नई विधायक कॉलोनी, ये जनता का पैसा है, इनके पास कहाँ का पैसा है? सारा पैसा तो जनता का है ना। तो जब ऑलरेडी हर विधायक को देने के लिए एक घर है तो नए सिरे से विधायक कॉलोनी बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसके मैं पूर्णतः इसको गलत मानती हूँ। जो विधायकों का मकान बनेगा उसमें भी दुरुपयोग ज्यादा होंगे, उसमें गलत काम ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो उन लोग को आवास मिले आज भी यदि आप एकाएक वहाँ यदि जाते हैं विधायकों के मकान जिनको अलॉट हुए, विधायक में गलत काम अभी भी नहीं चाहे तो आप रायपुर में जाकर देख सकते हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यह है कि यदि विधायक नकटी गाँव में रहेगा तो अपने कार्य क्षेत्र में काम कब करेगा? और यदि कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है तो नकटी गाँव में विधायक घर की आवश्यकता क्या है? भाई विधानसभा सत्र जो होता 10-12 दिन का था, उस बीच के लिए तो आप लोगों ने तो पहले अलॉट करके रखा हुआ था उनको मकान। अब नए मकान नए सिरे से बनाने की अब जरूरत ही नहीं थी, परंतु आपको पैसे का दुरुपयोग करना है, जनता के पैसे का दुरुपयोग करना है, जनता का काम करना नहीं है, गरीबी हटाना नहीं है, क्योंकि ये मुद्दों से हट चुके हैं। कैसे महंगाई बढ़ी है, महंगाई को खत्म करना नहीं है, ये जो दुरुपयोग जो कर रहे हैं ना पूरे जनता के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं। विधानसभा सत्र यदि चल रहा है, कितने दिन चलता है? 1.5 महीना, 1 महीना, ठीक है। तो क्या वो विधायक 1 महीने
विधानसभा आने जाने के सक्षम नहीं रहता, काबिल नहीं रहता, गाड़ी नहीं रहती, सरकार उसको पेट्रोल मुहैया नहीं, मैं तो कराती पहले है, ही बता दी उसको हूँ ना, गाड़ी उनके तो मिलती आवाज है, पहले ही तो मिल उसको चुके हैं। सरकार पेट्रोल भी तो देती है, वो तो जहाँ रहेगा वहाँ से जाएगा अपने नहीं नहीं, सत्र उसके में। बावजूद इनको आज भी आप रायपुर में जाकर देखिए, इनकी आवाज़ है उसमें गलत लोग सब बैठे रहते हैं और उसमें उन लोगों के बड़े गलत काम होते हैं। एकाएक यदि छापा मारा जाए, क्योंकि सब विधायकों को मकान पहले मिल चुके हैं, क्योंकि जब सत्र रहता है उस समय से वो जाते हैं, तो उन्हीं के लोग जो है उसको उपयोग करते हैं, गुंडागर्दी चलती रहती है। और आज जो हम लोग भुगत रहे हैं, ये सब हमारे जो शासन प्रशासन नेता, इन ये जो सब जो कहानियाँ बन रही है ना, आज इन्हीं लोगों का जो रोजगार बेरोजगार की हम बात करते हैं, आज युवाओं को नशे का आदी बना चुके हैं। आज हम नशे में भी लिप्त हो चुके हैं हमारे बच्चे, और आज पढ़ाई के ऊपर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, शिक्षकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज शिक्षक बैठे हैं कहाँ से, वनांचल से आकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वो कहाँ रुके। पहले आप शिक्षकों की बात करो, शिक्षक जो हैं बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और उन शिक्षकों से आप काम क्या कराते हो, आंगनबाड़ी वाले जैसे जाकर ये करो। तो भाई शिक्षकों का काम करने दो। आज हमारे बेचारी महिलाएं शिक्षिकाएं जो यहाँ पर आकर बैठी हैं, इतने सारे बेरोजगार हैं, यदि आपके पास जनगणना का काम तो रोज का है नहीं, जनगणना का काम आपको पंचवर्षीय योजना का है, उस समय आप बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनको हायर कीजिए और उस काम को उन बेरोजगारों को मानदेय दे के आप करवा सकते हो, वो आप नहीं करोगे। हाँ, शिक्षा प्रभावित होती है, शिक्षक अपनी जो ड्यूटी टाइम पे अपनी जो उसकी स्कूल की ड्यूटी वो तो करता ही है, उसके अलावा फिर बाद में वो घर घर जाके, कितनी शर्मनाक बात है कि घर घर जाके वो क्या कर रहा है। दूसरा कि आज हमारे शिक्षक लोग इतने परेशान हैं, उनके पास नौकरी नहीं। आज लड़कियां बीएड एमएड कर करके बैठी हुई हैं, और आज वहाँ वनांचल से जो शिक्षक शिक्षिका यहाँ पर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज हम ये जानते हैं कि इनके बच्चे तो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, इन्होंने कभी सरकारी स्कूल को देखा नहीं ना, बच्चों को दिखाते हैं। आज इनको मन में वो दर्द नहीं है, क्योंकि उस दर्द को ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो अपने बच्चों को छोड़कर आज कई दिनों से यहाँ पे आंदोलन में दुर्ग में बैठे हुए हैं, बाहर से आए, वनांचल से आए हुए हैं, तो इन्होंने जो वादा किया था शिक्षकों को हम लोग नियमित करेंगे, नियमित भी नहीं किया, संविलियन में भी नहीं लेंगे। तो भाई आप इस तरह के वादे करते क्यों हो? जब वो वादे आप पूरे नहीं कर सकते हो तो वादे मत करो। चुनाव के समय आप तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं और उसके बाद फिर आप लोग इन लोगों को मौका नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि आपने यदि जो वादा किया है, आप उनके बीच में जाके बैठते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, मुस्कुराने के बाद वो सिर्फ देख लेते हैं हमारी तस्वीरें खींची कि नहीं, पेपर में आया कि नहीं, दूसरे दिन बड़े खुश होकर बोलते देखो यार बहुत अच्छा आया। अरे ये सब चीज़ों को छोड़ो, आप धरातल में रह के काम करो और शिक्षकों की महसूस करो कि वो कितने दर्द में रह रहे हैं, उनके बच्चे कितने दर्द में पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपने तो हमने ये देखा है कि हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, सरकारी स्कूल की टीचर लोग भी बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे आना मुश्किल हो गए, क्योंकि इन लोगों ने पूरा एक वो बना दिया, रैकेट बना दिया कि बड़ी बड़ी स्कूलें, सरकारी स्कूल को छोड़कर बड़ी स्कूल में पैसा वहाँ से इनके जेबों में आ जाता है, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि परमिशन तो इन्हीं लोग दिए हैं। तो इन टीचरों के ऊपर ध्यान कहाँ से देंगे कि इनको हमको परमानेंट करना है, कि इनको इनके नियमितीकरण करना है। ज़बरदस्ती इन लोगों को हम लगाते रहो, इन लोगों के ड्यूटी जगह जगह धूप पानी बरसात में बेचारे घूम रहे हैं। मैंने तो कई टीचरों को देखी चक्कर खाते हुए मेरे घर में कई लोग आके बैठे हैं, कई बार जागरण के लिए जाते हैं। शिक्षा और चिकित्सा, हाँ, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, और मेरा मानना यह है कि ये दोनों विषय पे सरकार को इतना इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मैं अगर मेरा अगर मत आप जानना चाहें तो शिक्षा को पूरा ही जितना भी मतलब सरकारीकरण है पूरा को सरकारीकरण ही कर देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए जाने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दिए जाने चाहिए। जब सरकारीकरण हो जाएगा तब सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी, तब जब खुद के बच्चे पढ़ने लगेंगे तब वो उन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे ना। आज तो गरीबों के बच्चे जा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो, आप प्रशासन में हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप कहीं से भी आप व्यवसायी हो, तो आप अपने बच्चों को लाखों रुपया दे के स्कूल में पढ़ा ले रहे हो। सरकारी स्कूल में कौन आ रहा है? छोटे निम्न तबके के बच्चे आ रहे हैं, है ना। तो उन बच्चों का विकास, उन स्कूल का विकास क्योंकि करने वाले का तो बच्चा वहाँ पढ़ ही नहीं रहा है ना। तो बंद कर दिए जाए सारे प्राइवेट स्कूल और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल भी सुधर जाएंगे और सरकारी स्कूल भी सुधर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी राय दी है आपने। जिस तरह से देखे दो समाज सेवी ने जो चल रहा है गतिविधियाँ उन पर बेबाक बात किए हैं। तो ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहिए के साथ। नमस्कार।